हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी बताऊंगा। नया जजमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। साथ ही साथ मेंटेनेंस केस में राहत देने वाली कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिससे हो सकता है कि आपको अपने मेंटेनेंस केस में रिलीफ मिल जाए, आपका बर्डन कुछ हद तक कम हो जाए। देखिए, मेंटेनेंस के तरह तरह के केसेज हमारे पास रोज आते हैं। कल भी हमारे पास एक केस आया, हरियाणा का, अंबाला से थे वो, और उनका केस चल रहा था हिमाचल प्रदेश के एक शहर में। हुआ क्या, मेंटेनेंस का केस था। बोला साहब मैंने अपने लॉयर को हायर किया, उनको उनकी फीस पे कर दी, बोला आप मेरी तरफ से ये केस फाइट करो। अब वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया और उनकी फोन पे मेरे से बात हुई। बोले सर मुझे इसे शिमला हाईकोर्ट में चैलेंज करना है। मैंने ठीक है, चैलेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि पहले एक बार आपके कागज वगैरह देख लिए जाएं। तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि ऐसा करता हूं सर, मैं आपसे मिल लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आइए आप। तो कल वो देहरादून विजिट किए। अब जब वो देहरादून विजिट किए, मैंने उनसे उनके पेपर लिए उस केस के, जो कि डिस्पोज ऑफ हो चुका था, और उसकी ऑर्डर शीट को बड़े ध्यान से देखा। 10,000 रुपये प्रति माह का ऑर्डर हुआ था। उन्होंने मुझे फोन पे यही बताया था। मैंने कहा ठीक है, जब आपकी इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, कोर्ट ने 10,000 रुपये तो ज्यादा लगा दिया, हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ऑर्डर शीट देखी तो ये पाया कि इनिशियली 2-3 डेट पर उनकी तरफ से कोई भी अपेयर नहीं हुआ, ना वो खुद ना उनके लॉयर, और मामला एक्सपार्टी हो गया। एक्सपार्टी होने के बाद लॉयर साहब गए और मामले को सेटिसाइड करा लिया। मामला सेटिसाइड हो गया और कोर्ट ने कहा कि आप अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उसके बाद लगातार 4 डेट तक उसमें ना तो लॉयर अपियर हुए ना तो क्लाइंट। क्लाइंट का ये कहना था, मुझे कहा गया कि आपके आने की जरूरत नहीं है। मामला फिर से एक्सपार्टी हो गया और आर्ग्यूमेंट पे लग गया। अब जब मामला आर्ग्यूमेंट पे लगा, उस दिन क्लाइंट को बोला गया कि भाई आप आ जाओ, मामला आपका आर्ग्यूमेंट पे है, लेकिन आर्ग्यूमेंट एक्सपार्टी होने थे। अब वो वहां पर अपियर हुए। अपियर होने के बाद उनकी तरफ से एक एफिडेविट दिया गया और उनको ये बोला गया कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई मेंटेनेंस लगा, तुम्हारा केस खत्म हो गया, तुम जाओ, आज के बाद फ्री हो। लेकिन जो ऑर्डर शीट थी वो ये कहती थी कि उस दिन एक एफिडेविट फाइल हुआ है पति की तरफ से, जिसमें वो खुद कह रहा है कि मैं 10,000 रुपए देने को अपनी पत्नी को तैयार हूं, लेकिन क्लाइंट की नजर में, पति की नजर में ये बात है ही नहीं। और उसके बाद मामला लोक अदालत में लगता है और लोक अदालत में वही ऑर्डर फाइनल हो जाता है। यानी इन शॉर्ट, जो ऑर्डर शीट कह रही है वो ये कह रही है कि पति ने स्वयं 10,000 रुपए देना स्वीकार किया है। तो अभी चैलेंज तो हो ही नहीं सकता। जब आपने खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया और कह दिया कि भैया मैं तो 10,000 रुपए देने को रेडी हूं, तो फिर अब क्या होगा बताओ आप? अब चैलेंज हो जाएगा। हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा कि मेरिट पे तय नहीं हुआ, ये तो केस कॉम्प्रोमाइज हुआ। ठीक है, आपको उसके बारे में पता था, नहीं पता था, किसने आपके साथ गलत किया, दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन ऑन रिकॉर्ड यह है कि पति ने स्वयं से कॉम्प्रोमाइज करके 10,000 रुपए देना स्वीकार किया है। अब ऐसे में पति फंस गया बुरी तरह से। बोला सर आप कुछ तो बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उनसे यही बोला कि साहब देखो, आपकी कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, और एज भी काफी ज्यादा हो गई है, 60s में वो चल रहे हैं, सीनियर सिटीजन है। और सीनियर सिटीजन है तो कुछ आपको पता है एज रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं, कुछ और चीजें भी हो जाती हैं। तो मैंने उनको ये बोला आप एक अमेंडमेंट डालो लोअर कोर्ट में, और अमेंडमेंट में बोलो कि अभी परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, और जो परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं वो सारी आप उनको बताइए। एक तो ये कि आपकी एज उस समय अलग थी, इस समय अलग थी। उस समय पे आपने 10,000 रुपए देना स्वीकार कर लिया था क्योंकि उस समय पे आप दे सकते थे, लेकिन आज आपकी एज इतनी ज्यादा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो। अपने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे लगाओ और वहां पर ऑर्डर को मॉडिफाई कराने की कोशिश करना, बट अभी एकदम से नहीं होगा, कुछ सालों के बाद होगा। तो कहते क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने उनको बोला हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसी प्रकार का एक जजमेंट भी आया लेटेस्ट। इस मामले के अंदर क्या हुआ कि पहले 125 सीआरपीसी के अंदर एक आदेश हुआ। इस आदेश के तहत बहुत सारा एरियर भी पति के ऊपर बन चुका था, लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियां चेंज हो गई। परिस्थितियां चेंज ये हुई कि जो पत्नी थी उसकी नौकरी लग गई, और नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, सरकारी नौकरी लग गई। अब कोर्ट ने यहां पर यह बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि भैया ये बदलाव तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा। अब किस सेंस में, देखो मैं समझाता हूं आपको। एरियर पत्नी का हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल जो भी वॉट एवर अमाउंट रही होगी, मल्टीप्लाई होते 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 1 साल का एरियर बन गया। उस 1 साल के बीच में ही सरकारी नौकरी लगी, जिसे जो पति है वो रिकॉर्ड पर लेकर के आ गया। तो कोर्ट ने कहा कि भैया जो तुम्हारे एरियर बंधे हुए हैं ना, इस एरियर को जिस डेट पर उसकी सरकारी नौकरी लगी थी उससे जस्ट पहले तक ही सीमित रखा जाएगा। यानी यह पर्याप्त आधार है सरकारी नौकरी लगना परिस्थितियों में बदलाव का, और ऐसा बदलाव इस चीज के लिए पर्याप्त आधार होगा कि जो एरियर की राशि है इसको सरकारी नौकरी लगने की तारीख से पहले तक ही सीमित कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए। यानी जो उसके बाद का एरियर है वो नहीं होगा, केवल जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगी तब तक का। तो दोस्तों बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें हस्बैंड एनआरआई थे, उनके ऊपर एरियर ही 35 लाख का बना हुआ था। मान लो अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती तो ये राहत कितनी बड़ी राहत होती।
इसलिए हर एक जजमेंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ नहीं पता आपके मामले में आने वाली किन परिस्थितियों में वो जजमेंट काम आ जाए। और दोस्तों हमारे चैनल सोच पर प्रहार पर आज रात को 9:30 बजे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो जो भी मेंबर्स हैं अपने क्वेश्चंस क्वेरी के साथ तैयार रह सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है वो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट भी कर सकते हैं। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।